So welcome Rishabh and Abhishek. So people who don't know, let me just say, this is Rishabh Shah and we have Abhishek Dhawan, the young leaders of India. आप दोनों ने IIM UN चलाते हैं और मैं आपके फंक्शन में आया था तो मैं अभिषेक से मिला दिल्ली में। तो मैं जानता हूँ कई सालों से। जी। वहाँ लोनावाला में मिले थे हम लोग। तो मुझे ऐसा लगा कि यू गाइज आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब और मैं हमेशा आई एम ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर पीपल हु आर वेरी एंटरप्राइजिंग। क्योंकि मेरी शिकायत ये है इंडिया में कि हम लोग जो हैं यंग लोगों को स्लेव्स बनाते हैं। ओके, एंड एवरीबडीज एस्पिरेशन एंड ड्रीम इज़ टू अल्टीमेटली जॉइन अ कॉर्पोरेट जॉब और नौकरी कर लो बस किसी तरह से। और इसीलिए हम लोग इनोवेशन हब नहीं है, इसीलिए हम लोग एंटरप्राइजिंग नहीं है, इसीलिए हमारे लीडरशिप की इतनी डर है। आप चारों तरफ देखिए हर जगह पे लीडरशिप की कमी है। तो उसमें जो तुम लोग काम कर रहे हो, इट्स अमेजिंगली ग्रेट, इट्स वंडरफुल। थैंक यू। पहले तो आपने बुलाया, दैट इज़ ओनली अ बिग थिंग फॉर बोथ ऑफ अस। बहुत बड़ी बात है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बी एबल टू बी इन कॉन्वर्सेशन विथ यू। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चलता है, व्हाट इज इट इन योर माइंड। मैं तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहता हूँ और मैं समझना चाहता हूँ कि मैं जब यंग था तो मेरे दिमाग में क्यों नहीं चल रहा था, मुझे इतने साल क्यों लगे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। पहली बात तो आप अभी भी यंग हो। आई थिंक यू आर कनेक्टेड टू यंग पीपल मोर देन मोस्ट पीपल दैट आई नो। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, एंड यू नो इफ आई मे इन टर्म्स ऑफ दिस, आपने बोला दैट यंग पीपल आर समटाइम्स मेड स्लेव्स, दैट दे आर, जब भी कोई कॉर्पोरेट जॉब देखो तो इंटर्नशिप में यंग पीपल आर टोल्ड सेइंग चाय लेके आओ, कॉफ़ी लेके आओ। यंग पीपल हु आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अभी वो लोग जो अलग अलग क्षेत्र में है, वेदर इट्स पॉलिटिक्स, फिल्म्स एट्सेट्रा, एंड दे आर इन इम्पॉर्टेंट पोजिशंस, वन वुड सी ऑन पेपर, बट वो लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है। They always have to listen to people who are their seniors. They say that जब तक सफ़ेद बाल नहीं होते तब तक you are not considered seriously in India. So I'm glad that ये conversation हो रहा है, but that is my question to you. How do young people break that? अभी they are in their late 20s, they are not with big surnames. They are ordinary people who have reached somewhere, but yet they have to fit into a pattern. तो कैसे करें? So how do they break that? And or should they break that? Because यू आर आस्किंग मी? यस, आई एम आस्किंग। नहीं, मैं देखो, मेरा बड़ा रेडिकल नहीं, मेरा बहुत ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था बेसिकली टू ट्रेन एंड हायर गुड सोल्जर्स। ये सारा आप देखिए, अगर आप पुराने आप भी देखें तो बाकी शिक्षा मिलती है ऑब्वियसली कि भाई राजा है उसके यहाँ कैसे आप उसके वजीर अच्छे बनो या उसके वो बनो, पर प्राइमरीली पूरी हिस्ट्री जो वर्ल्ड की है वो वॉर की है। ओके, सारी वर्ल्ड जो है ये वॉर से ही चलता है। ये पीस की बात कहने में अच्छी लगती है पर ये वॉर से ही चलता है सब कुछ। आप चारों तरफ अपने देखो आज जो चल रहा है, अगर अमेरिका इंडिया को इतना फेवर कर रहा है आज, तो इट्स काइंड ऑफ अ वॉर, दैट्स वाई दे आर डूइंग इट। ये एलाइज हैं सारे के सारे। तो ये पूरा सिस्टम था टू हाउ टू गेट ट्रेन्ड गुड लॉयल ओबीडियंट सोल्जर्स। और फिर दुनिया धीरे धीरे चेंज हुई, इवॉल्व हुई, वर्ल्ड वॉर्स ख़त्म हुए। आप देखिए पूरी यूरोप की इकोनॉमी सालों सालों सिर्फ वॉर से ही चली है और उसका सोल्जर्स नहीं चाहिए थे। तो फिर हमने कैपिटलिज्म टुक ओवर, एंड कैपिटलिज्म में ये हो गया कि अब किस तरह से ओबेइंग लॉयल स्लेव्स कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए किए जाए या गवर्नमेंट के लिए भी। जी, इनमें से कोई भी जो कंपनीज हैं, कहने को बड़ा अच्छा लगता है, लोग बोलते ज़रूर हैं, लेकिन व्हाट आर दे डूइंग, आर दे डोंट लाइक एंटरप्राइजिंग पीपल, राइट? गवर्नमेंट में नोबडी लाइक्स एंटरप्राइजिंग पीपल। लेट्स अंडरस्टैंड द सिस्टम फर्स्ट, ब्रेक इट डाउन। ये दुनिया में 4 5 6 स्टोरीज हैं, ओके, झूठ मूठ की स्टोरीज है जिन पर हम बिलीव करते हैं। पहली स्टोरी है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में बताओ कोई भी ऐसी पॉलिटिक्स दुनिया में है जहां पे एंटरप्राइजिंग लोगों को लोग पसंद करते हैं? नहीं करते। सेकंड चलती है रिलीजन। रिलीजन में देखो कहीं भी तुम्हें एंटरप्राइजिंग लोग नहीं अच्छे लगेंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये स्वामी या वो बाबा और ये सदगुरु और ये सब लोग, इनके आश्रमों में डू दे अप्रिशिएट एंटरप्राइजिंग रिलीजियस लीडर्स, इनोवेटिव रिलीजियस लीडर्स? नो, दे वॉन्ट यस सर यस सर यस सर यस सर पीपल जो बस उनको एम्पलीफाई करते रहे उनकी आवाज़ को। जी। फिर उसके बाद है इकोनॉमी। इन इकोनॉमी
इकोनॉमी का एक एडवांटेज ये है, कैपिटलिज्म का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो टैलेंट को डिस्कवर कर लेता है, क्योंकि उसको चाहिए नए प्रोडक्ट्स, उसे चाहिए नए आइडियाज़, वरना कैपिटलिज्म एक ऐसा शेयर है उसके बिना चल नहीं सकता है। तो जो भी नया टैलेंट ले आता है वो उसको प्रमोट कर देता है, फिर वो भी वही करता है, देन ही ऑल्सो नीड्स लॉट ऑफ कॉर्पोरेट स्लेव्स। तो ये उसमें साइकिल चेंज होती है। पॉलिटिक्स में इतनी नहीं चेंज होती, रिलीजन में नहीं होती है, इकोनॉमी में। फिर सोसाइटी में तुम देखो, लेट्स नॉट गो आउटसाइड इंडिया, लेट्स लुक एट इंडिया इटसेल्फ। हम यानी इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, स्टेटस को। अगर हम कहते हैं एनवायरनमेंट पे ध्यान देना चाहिए तो पीपल स्टैंड अप अगेंस्ट यू। ओके, अगर आप किसी भी चीज़, एनिमल प्रोटेक्शन की बात करो, आप जहाँ भी पुराने स्टेटस को तोड़ने की कोशिश करते हैं वहाँ पे द होल सोसाइटी कम्स आफ्टर यू। तो जिंदगी के जितने भी इश्यूज हैं उसमें नोबडी लाइक्स एंटरप्राइजिंग पीपल, लेकिन तुम लोग ने कहा कि हम लीडर्स बनाते हैं। तो मेरे को जो दिमाग में एक सवाल सबसे पहले आया, व्हाई डू वी नीड सो मेनी लीडर्स? तुम 6000 वॉलंटियर्स हैं आपके जी अभी। तो नाउ यू टेल मी व्हाट इज इन योर माइंड दैट you want to do and say disrupt the system. Why are you doing it? So one of the things that I always thought, मैं प्रेरित था स्वामी विवेकानंद जी से। उन्होंने एक कोट दिया था, गिव मी 100 young men and I will revolutionize the country. So I am one of them. You are one of them. but we need 99. नहीं है, वो नहीं है। No, but we need 99 more such people. और ये मैंने जो देखा that the people who are young or have young सोच, these people who challenge the truth, who challenge status quo, who challenge the uncomfortable reality, बहुत कम लोग हैं। And only when either there are people like you who are actually very rare, who can unequivocally call out people and say things and challenge status quo, or there are young people who can have radical thought, because young people are not bogged down by anything. So one of the main things that we hope to create in a small way, अभी 12 साल हो गए, to be able to get more leaders out there who essentially can challenge status quo across fields, and that is the main aim and idea of doing this. तो जब कर रहे हैं वो लोग, are they challenging the system? Well, I would say that now we have a few people who are out in the system, be it politics, be it cinema, be it industry, who have finished their course in the organization and are now going out there. So slowly and gradually across the different cities and countries that we're in, the aim is to kind of get them at that grassroots level where they are moldable. Because today if you go to see someone who's in college, someone who's old, if you come and tell me when I was 16, read this, do this, ये follow करो, तो मैं आपकी सुन लेता. But now when someone comes and tells me at 26, Abhishek, do this, I'm like, no, boss, you do this. So the idea is to target them young and try to, direct them in the right way, so that once they come of the right age, like he mentioned, they have certain traits and qualities, and then they go out there and. तो आज यूथ के क्या इश्यूज क्या हैं? If you have to list 5 major issues, जो यंग लोगों के जो इश्यूज, जो उनके जो कोई सुनता नहीं, उनके दिमाग में जो चलते हैं, Correct. What are those issues do you think they are facing? The young Indians, let's forget about the world. Okay, हम अपने सिर्फ इंडिया की बात करें जी. तो इंडिया का जो यंग पॉपुलेशन है, यूथ, स्टूडेंट्स स्पेशली, उनके क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं बताइए आप लोग. You tell me 5, you tell me 5. 5 नहीं, पहले 1 I'll tell you, क्योंकि आपने you've already touched upon it, is education. क्योंकि क्या है कि, and this I keep telling people when I meet them, that we have, and India is a highly religious society, and it's great, that has led us to be so strong in so many ways. But आप देखिए तो there are 3 million temples है भारत में, 200,000 mosques है, there are so many churches across, but schools की गिनती आप करिए तो कितने schools हैं? So 1.4 million, और 1.4 million में भी जो active schools है, the ones that are actually doing well, are less than 100,000. So Really? this is why बहुत सारे, and one of the things that I have believed is the way to change a country is through education. तो education में lot of kids that I meet, they are बहुत bright है. आप विवेक जी, you'll meet them, you will say that rather than getting Abhishek and Rishabh here, we should get a 14-year-old. मैं तो मिलता हूँ, बहुत इतने ब्राइट हैं, पर उनके दिमागों को डल कर दिया जाता है, धीरे धीरे उनको वो स्लेवरी की तरफ ले जाते हैं हम लोग. करेक्ट, ये पूरा जो
कंफॉर्मिंग ये पूरा अंग्रेजों का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो चला आ रहा है, वो उसके कारण दे आर not getting enough opportunities. So one of the main things that I discuss with them whenever I meet them is that, Shab, how do we challenge how do we break out of that bubble that is there? तो मैं वो लोग को बोलता हूँ that read the books that Vivek Agnihotri writes, but apart from that, how can young people break out of that bubble of education that is created? क्योंकि वो लोग ट्यूशन क्लास में जाते वही सीखना है, स्कूल जाते वही सीखना है, तो जो अंग्रेज़ों का सिस्टम है वो तो बदल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, अच्छी बात है एट्सेट्रा, बट द ओनली थिंग इज दैट इट्स नॉट येट इम्प्लीमेंटेड. सो द किड्स हु आर करेंटली इन स्कूल एंड कॉलेज, हाउ डू दे लर्न, वेयर डू दे लर्न फ्रॉम? और सिर्फ दो ही चीज़ें हम सिखाते हैं. एक, कैसे एक अच्छे सर्वेंट बनो, सर्वेंट मतलब नौकरी करो, और कैसे माँ बाप भी देखो घर में यही सिखाते हैं कि नहीं बॉस से रिवोल्ट नहीं करना, डोंट क्वेश्चन एल्डर्स, तो ठीक है लेकिन सिस्टम को नहीं करना, ऐसे ही होता है, यही होता है, तुम्हें शादी करनी है, माँ बाप की सेवा करनी. एक तो ये सिखाते हैं पूरा कि जो एक चला जा रहा है सिस्टम, कितना भी मीडियोकर हो उसको फॉलो करो. या हम सिखाते हैं टोपीबाजी. हमने 70 इयर्स में लोगों को टोपीबाजी बहुत सिखाई है इस देश में. हर आदमी शॉर्टकट्स, ओके, कैसे सिस्टम को तोड़ के निकल जाएं, क्या करें. तो ये दो चीज़ें. पर आज का जो पूरा जो मॉडर्न एटमॉस्फेयर है उसमें अगर आप एंटरप्राइजिंग नहीं हैं तो कंट्री कैसे चेंज होगी. तुम सही कह रहे थे, एजुकेशन, मेरे दिमाग में एजुकेशन के अलावा और कोई चीज़ नहीं जो सोसाइटी को बदलती है. पर वो कैसे बदले? क्योंकि आपने जो जैसे बताया, सिनेमा इज़ वन थिंग दैट आई हैव ग्रेटली ऑलवेज, जब से छोटा था तब से मूवीज़ देखता था, तो पुस्तक कम पढ़ता था, मूवीज़ ज़्यादा देखता था, तो मूवीज़ का असर ज़्यादा है. तो जब भी कोई बच्चे, किड्स कम, बच्चे प्रश्न पूछते हैं सेइंग व्हाट इज़ द आंसर टू दिस, आई टेल देम वॉच 3 इडियट्स एग्जाम्पल. और कभी बोल देता हूँ सेइंग, जैसे आपने बोला दैट द अदर थिंग दैट इंडियंस नो हाउ टू डू वेल इज़ इन टर्म्स ऑफ इसकी टोपी उसके सर. वो हेरा फेरी में डायलॉग था, ITUS. आपने आई थिंक बिपाशा बासु आस्क्ड अक्षय कुमार सिंह आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एंड ही सेड आई एम एन एक्सपर्ट इन ITUS. एंड दैट टाइम they asked him what is the full form. So Sunil Shetty says the full form is iski topi uske sir. So in India में actually, और जुगाड़ is good, but the only, I love जुगाड़ is good. I'm very proud of जुगाड़, but टोपीबाजी और जुगाड़ अलग चीज़ है. वही, and India में unfortunately वो टोपीबाजी is something that is either advocated or conforming to a system. तो मेरा, again sorry, this is sometimes becoming like a question, but how do you break that? How do you, as a 15-year-old who is studying in a school, who's watching this today, who's seeing this conversation, system को कैसे challenge करें, and how do they break out of the system and do the unconventional? देखो, मैं ये जो भारत के 3 शेर है ना, मुझे किसी ने बड़ा अच्छा बोला था और मैं कई बार यूज़ भी किया, आई हैव रिटन इन माय बुक ऑल्सो. तो कहने लगे ये 3 शेर क्या हैं, सत्यमेव जयते के ऊपर जो 3 शेर बने हुए हैं. तो वन ऑफ माय रेडिकल टीचर्स, वो थिएटर सिखाते थे हमको, उन्होंने कहा देखो बेटा, इस देश में ये 3 शेर का मतलब है, पहला जो शेर है वो है कनेक्शन. कनेक्शन मतलब अगर कुछ भी काम कराना हो, तुम्हारा कनेक्शन है, किसी को जानते हो, किसी के पिताजी हैं, तुम्हें अगर नल भी ठीक कराना है, बिजली करवानी है, फ़ोन लेना है जल्दी, या तुमको वीज़ा लेना है, पासपोर्ट लेना है, या नौकरी चाहिए, कनेक्शन हो तो फट से काम हो जाता है. दूसरा है जुगाड़. जुगाड़ का मतलब ब्राइबिंग, मतलब ब्राइबिंग, या तो पैसे दे के, पैसे खिला फिला के कर लो तुम्हारा काम. तो और तीसरा शेर क्या है, तो जब इन दोनों से काम नहीं बने तो तीसरा शेर है गुस्सा, एंगर. गाली दे दो, तुम मुझे जानते नहीं हो, हंगामा कर दो, प्रोटेस्ट पे बैठ जाओ, करो. इन 3 मेथड में से किसी एक से तुम्हारा काम होगा तो यू कैन पिक अप योर शेर आराम से. ओके, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना, हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम लोग स्कूल के लेवल पे कर्व कर देते हैं. अवर पीपल आर नॉट ट्रेन. देखो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलना नहीं होता है. आज इट्स वेरी इजी, कोई भी खड़े होके गांधी को गाली दे दे, कोई बुद्धा को गाली दे दे, और विवेकानंद को गाली दे दे. एक्चुअली विवेकानंद पढ़ा नहीं है लोगों ने, थैंक गॉड. जिस दिन हमारी सोसाइटी विवेकानंद को पढ़ लेगी, गाली देने लगेगी, बिकॉज हिज थॉट्स आर सो रेडिकल. राइट. तो ये जो पूरा हिंदू समाज जो, यानी थैंक गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ना पढ़ें, बिकॉज ही इज़ द ओनली आइकॉन हु इज़ लेफ्ट, जिसको लोग तोड़ नहीं रहे हैं, गाली डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं. पर आज खड़े होके बड़ा इजी, आप गांधी को गाली दे दो, ओके, वो तो कोई इडियट भी कर सकता है. लेकिन
अगर somebody is destroying an old god and god here is metaphorical, Correct. god मतलब old चल, तो उसको सुनना भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। तो जो डिबेट्स होते थे जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अब वो डिबेट्स भी ऐसे हो गए, वही पुरानी बातें करते हैं। तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप ये होती है, मेरा ऐसा अंदाज है कि यू लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव and then you find tools and techniques to take that perspective forward. जनरली हमारा उधर लीडरशिप का मतलब ये समझते हैं कि एक हाउ टू टेक द टीम टुगेदर। ओके, ये कुछ नहीं, टीम सब अपने आप हो जाती है। मेरे ख्याल से लीडरशिप ये है कि हाउ यू लुक एट दिस वर्ल्ड एंड यू से ओके हियर इज अ गैप एंड हाउ आई फिल दिस गैप। तो किसी को लगा होगा कि देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू व्हाई एप्पल्स फॉल एंड समबडी गॉट अ गुड एक्सप्लेनेशन। ये इन्वेंशन कुछ नहीं होता है, डिस्कवरी कुछ नहीं होती है, ये सब कहानियाँ हैं। द ओनली थिंग वी हैव, अगर तुम डेविड ड्यूश को सुनो, और तो डेविड ड्यूश इज अ ग्रेट फिजिसिस्ट, करेक्ट, सो वी हैव better explanations. Correct. Okay, greater explanations, better explanation, more contemporary explanations. तो इसी चीज़ को हम अलग तरह से समझने लगते हैं। तो लीडर्स का काम है टू ब्रिंग न्यू पर्सपेक्टिव। बुद्धा ने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, राइट? तो हिंदू फिलॉसफी ही से तो बुद्धिज्म निकला है। बुद्धा फाउंड अ न्यू पर्सपेक्टिव टू द होल थिंग, ओके, एंड देन ही ब्रोक द स्टेटस को। सब कहने लगे थे यही अब सत्य है, ये ब्रह्मांड है, यही अंत है। ही ब्रॉट अ न्यू डायमेंशन टू दैट। महावीर ब्रॉट अ न्यू डायमेंशन टू द होल थिंग, ओके। एंड एक्चुअली महावीर को इस देश में पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से इस देश के प्रॉब्लम सॉल्व करने तो महावीर को ही पढ़ाना चाहिए। नॉट द एक्सट्रीम रेडिकल नॉन वायलेंस पार्ट, नॉट दैट, पर जो पूरी थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद की जो है, दैट शुड बी टॉट। विवेकानंद ने भी वही किया, उन्होंने हिंदुइज्म का एक नया पर्सपेक्टिव निकाला। एंड थैंक गॉड लोग पढ़ते नहीं है विवेकानंद को। एंड आई एम वेरी हैप्पी लोग बुद्धा को भी नहीं पढ़ते हैं और महावीर को नहीं पढ़ते हैं, मतलब लड़ाइयाँ हो जाएंगी लोगों की, है ना? क्योंकि उनके दिमाग में जो इमेज है वो एक पॉपुलराइज्ड इमेज है कि बुद्धा यूँ बैठे हुए हैं, पर बुद्धा सारी जिंदगी बैठे नहीं थे। बुद्धा मोस्ट ऑफ हिज लाइफ वॉक्ड, यू नो दैट, बट हम कभी दिखाते नहीं है उस तरह से। वही, और एक प्रॉब्लम सोसाइटी में यही है, which young people also say that religion is something that Let's has... talk about it. Generally, people are scared to talk. This is one place you can talk. It's called brutally honest. मुझे बताओ, जो यंग लोग हैं, तुम तो इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स के साथ दिन रात काम करते हो, how do you summarize their views on religion and what is happening in the country vis-a-vis religion? To be brutally honest, because Absolutely brutally honest. This is brutally honest, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ that religion is these days seen as a polarizing thing, and lot of young people that at least I talk to, there might be other young people who may believe differently, but a lot of young people that I talk to feel that religion has been polluted, that religion जो पहले हुआ करता था, and जो लोग actually पढ़ते हैं, I know 16 or 18-year-olds who've actually read not just Bibek Debroy's rendition of the Vedas, but they have read multiple of those, and they say that अभी जो वैदिक स्क्रिप्चर में लिखा था और जो अभी लाइफ में हो रहा है इन द नेम ऑफ हिंदुइज्म, वो बहुत ही अंतर है। एंड दिस इज द सेम थिंग दैट दे फील सेइंग दैट द वेदास डोंट टीच अस इन ऑर्डर टू blacklist Muslims or to blacklist Christians or to blacklist some other faith or community, but today, because unfortunately of different kinds of propaganda, it becomes such that a 14-year-old Hindu or a 19-year-old Hindu feels that it is my responsibility to divide or to say that, you know, that guy is different from me. तो ये सिर्फ हिंदूज ऐसा फील करते हैं कि मुस्लिम्स भी ऐसा फील करते हैं, एंड ज्यूज एंड क्रिश्चियंस एंड हर एक फेथ के लोग वही बोलते हैं that the religion was in order to unite people. Religion was not in order to divide people. ऐसा कभी हुआ नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री में। जब से ह्यूमैनिटी है तब से रिलीजन ने कभी यूनाइट नहीं किया, डिवाइड ही किया है। वही तो उसके लिए सारी लड़ाई रिलीजन को लेकर दुनिया में, तलवारें, गोलियां, बारूद। भाई क्या था, वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? करेक्ट, क्रिश्चियंस वर्सेस ज्यूज, राइट? करेक्ट। एंड सारी जो पूरी लड़ाई है यूरोप की, मिडिल ईस्ट की, ये सारी रिलीजन पे, फार ईस्ट में बुद्धिस्ट वर्सेस अदर्स across the world. Across the world, yeah. I was talking about Hindus because India के बारे में बात कर रहा था, but in India also lot of young people believe that जो school students है, college students है, वो लोग religion का जो meaning निकाला जाता है Muslims में भी, in terms of Christians also, that it is now a weapon to radicalize, it's a weapon for vote banks, it is a weapon in order to
एंड द मेन पर्पस ऑफ रिलीजन, जैसे आपने बताया बुद्धा, which very few people know that Buddha was not only sitting under a tree, but he was actually going, but what was he preaching? He was preaching things such as I want happiness, उसमें से I निकाल दो, want निकाल दो तो happiness ही रहेगी. तो ये सारे concepts religion is not preaching. Today religion and the politicization of religion in different forms. सारी political parties देख लीजिए, you know it's brutally honest, so I'll tell you. सारी political parties देख लीजिए, and in that colors are utilized in order to pass across an ideology. very sad. और वो religion का तो मतलब ही नहीं था, वो बुद्धा का तो मतलब, religion as it's been passed on is different, but बुद्धा का मतलब, महावीर का मतलब, मैंने I'm technically a Jain Hindu, तो जो भी अगम सूत्र तो हम पढ़ नहीं सके, but the अगम सूत्र renditions that have come through, जो जब भी पढ़ता हो थोड़ा समझता हो, और जब भी ये बाबा संत को पूछता हो, sometimes the बाबा संत like you said, they don't have these answers. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, मैं पूरी कंट्री को चैलेंज करता हूँ. सब लोग वेद की बहुत बात करते हैं, शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराण में लिखा है, और धर्म शब्द आजकल बहुत चलता है. करेक्ट. आप जाके जो भी आदमी धर्म शब्द यूज करता है उससे पूछो धर्म का क्या मतलब होता है. वो बता नहीं पाएगा आपको. उससे पूछो अच्छा वेदों में क्या लिखा है, उससे पूछो पुराणों में क्या लिखा है. ये एक तो सोशल मीडिया की वजह से दिखने, मैं ये नहीं मानता हूं कि अचानक कुछ हो गया है. ये वर्ल्ड की जब से हिस्ट्री है तब से. व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन एक ऑर्गेनाइज, देखो दो चीजें अलग हैं. एक है धर्म, ठीक है, और एक है रिलीजन. ये दोनों अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है. धर्म इज व्हाट इज राइट फॉर यू टू डू. अगर तुम महाभारत को पढ़ो, उससे अच्छा वर्ल्ड में एपिक कोई नहीं है. इट्स नॉट रिलीजियस. करेक्ट. उसको बना दिया लोगों ने, हमने महाभारत को. महाभारत एपिक टेल ऑफ धर्मा वर्सेस अधर्मा. तो वो ये है कि व्हाट इज धर्मा, और वो धर्मा ऐसा नहीं है कि लकीर एक खींच दी यही धर्मा है. करेक्ट. आप आज तुम जब अपने घर में अकेले थे, सुबह जब सो के उठे, तुम्हारा धर्म अलग था. ओके जब तुम घर से बाहर निकले, काम करने आए, वो धर्म तुम्हारा अलग है. तो एट वर्क प्लेस योर धर्म इज डिफरेंट. अभी जब तुम मेरे साथ बैठे हो, तुम्हारा धर्म अलग है. कायदे से देखा जाए तो हमारा तुम्हारा एक ही धर्म होना चाहिए इस वक्त, कि हम बिल्कुल सत्य बोलें, सत्य के अलावा कुछ ना बोलें. लेकिन वो सत्य बोलें विच इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स. मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सत्य किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दे. करेक्ट. ओके तो वो सत्य जो है वो लोगों को एनलाइटन करने के लिए होना चाहिए, उनको इंस्पायर करने के लिए होना चाहिए, ना कि वो अपने एजेंडा को फर्दर करने के लिए होना चाहिए. पर आजकल आपको ऐसा नहीं लगता दैट जो सत्य बोला जा रहा है वो सत्य से डिवीजन ज्यादा क्रिएट होते हैं और यूनिजन कम हो रहा है? उसका रीजन क्या है? देखो उसका रीजन क्या है कि हम सब ट्राइबल कॉन्शियसनेस के विक्टिम्स हैं. और ये ट्राइबल कॉन्शियसनेस क्या, जब इंसान ने आग बनाई तो सबसे पहले उसने एक ट्राइब बनाई, बिकॉज पीपल वुड सिट अराउंड द फायर फॉर वार्मथ. करेक्ट. राइट. उसके पहले केव्स में रहते थे, अपने 2-4 लोग, बच्चे पैदा हो गए, कोई जानवर उठा के ले गया. सो दे सेड नाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, प्रोटेक्ट दिस फायर. और उसके आसपास बैठते थे, फिर खाना इकट्ठा करने लगे, और वो पूरा धीरे धीरे वो ट्राइब बड़ी होने लगी. बच्चे पैदा हुए, बड़ी हो गई, तो 10 लोगों से 1000 लोग हो गए. नाउ द होल थिंग वॉज, उसमें एक ईगोइस्ट आदमी आया. उसने कहा अच्छा लेट मी लीड दीज पीपल, लेट मी टेल देम व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. वो ईगो था उसका. अब हाउ टू होल्ड दिस ट्राइब टुगेदर? तो उसने बोला द ओनली वे टू होल्ड इट टुगेदर इज, ही सेड द अदर ट्राइब इज इविल. बिकॉज वो लोग आग चुराते थे. ओके दे वुड टेक द फायर अवे, दे वुड टेक द फूड अवे. जो आप मार के लाए हैं जानवर को, वो छीन के ले जाते थे, आपके बच्चों को उठा के ले जाते थे. दे सेड वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन, अवर एवरीथिंग. सो माई ट्राइब वर्सेस दैट ट्राइब. दैट ट्राइब इज इविल. वो इविल है. और अगर आपको इस इविल से बचना है तो उसके लिए फिर टोने टुटके, सुपरस्टिशंस एंड विचेस एंड डीमंस एंड भूत. बच्चों को बोला नहीं, दे डिडंट वांट दीज चिल्ड्रन टू गो टू नेक्स्ट ट्राइब. तो उन्होंने बोला अरे वहां मत जाना, वहां भूत है. एक काल्पनिक दुनिया ऑफ इविल हमने क्रिएट करी जी. ओके देखा जाए ऑल ट्राइब्स आर द सेम. अगर कोई आपके पास ऐसी एक मशीन हो जिसमें तुम राइट नाउ यू कैन एंटर अ हिंदू माइंड, यू कैन एंटर अ मुस्लिम माइंड, यू कैन एंटर अ क्रिश्चियन माइंड, यू कैन एंटर अ ज्यू माइंड, आप देखेंगे सबके दिमाग में मोर और लेस, अगर ये वर्ड्स हटा दो क्रिश्चियन, हिंदू, ज्यूज, सबके माइंड में सेम चीज चल रही है. क्या है वो सेम चीज? हंगर, सेक्स, लव, हेट,
बिलोंगिंग, वायलेंस, जेलसी, यही तो 10-12 यूनिवर्सल इमोशंस हैं, वही चल रहे हैं जी। अब मुझे ये समझ में आया कि लव जो है, लव से तो फिर वो ट्राइब वाले भी यहाँ जाएंगे, फिर मैं राजा नहीं रहूंगा इस ट्राइब का, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तो मेरे को हेट एंड वायलेंस एंड जेलसी, दीज आर द 3 थिंग्स आई हैव टू क्रिएट. Okay, why should Coca-Cola tell its employees that Pepsi is not a good place to work? Right? Why Pepsi has to say Coca-Cola is not a great place to work? Right? दोनों की यूटिलिटी है, दोनों अपना काम कर रहे हैं. तो ये जो हमने कंपैरेटिव ऑर्डर किया, इस कारण अब क्या हो गया, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ कंक्लूड दिस थॉट, अभी क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वर्क्स प्योरली ऑन हेट्रेड, नथिंग एल्स. और कुछ नहीं करना, तुम अब भी एक ट्वीट या इंस्टाग्राम में एक चीज डालो और तुम बोलो लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, तुम्हें 4 लोग लाइक नहीं करेंगे उसको, तुम्हारे सगे संबंधी नहीं करेंगे उसको. और तुम अभी ये डाल दो, गो एंड किल दीज बास्टर्ड्स, तो वायरल हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर. अभी कांग्रेस वाले मोदी जी को गाली दे दें, वायरल हो जाएगा. मोदी जी के फॉलोअर्स राहुल गांधी को दे दें, वायरल हो जाएगा. आई हैव ऑल्सो बीन अ विक्टिम ऑफ दिस. ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला हूं और मैं उससे अलग हूं, बट हम सब अपने अपने एजेंडा बन गए हैं, हमको उससे फायदा होने लगा है. नाउ जो यंगर जनरेशन है, जो यूथ हैं, दे आर लर्निंग फ्रॉम अस. वही ओके, एंड आई हैव ओवर इन लास्ट 1 year और सो आई हैव बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट. मैं कन्फेस कर रहा हूं तुम्हारे सामने कि मैं भी, भाई अब आपके चारों तरफ चीज़ें, आप ट्रैफिक में गाड़ी चली जा रही है, आप उसमें फ़ोन भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, म्यूज़िक भी चल रहा है, गाली भी दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को या किसी दोस्त को, सब कुछ कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हैं, यू आर चीटिंग अपॉन योर वाइफ, यू आर चीटिंग योर एम्प्लॉयज़, सब कुछ गाड़ी में ट्रैफिक में चल रहा है, आप चले जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है. ओके, एंड सडनली वन डे मे बी सम पीपल रियलाइज, नहीं यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वाई एम आई स्क्रीमिंग एट पीपल. ट्रैफिक है तो है, ये रियलिटी है लाइफ की. लेट मी जस्ट सिट डाउन, चिल एंड प्ले सम गुड सूदिंग म्यूजिक और मे बी मेडिटेट, टेक डीप ब्रेथ, समथिंग लाइक दैट. I am going through that transition. I have realized that suddenly I feel very responsible for the young people of this country. Now you are a Buddha in a traffic jam. अब रिलीजन नहीं, बट सही बात है आप जो बता रहे हो. जस्ट ये बिफोर वी कंक्लूड दिस रिलीजन पॉइंट, एक चीज़ आपको बताना था, बिकॉज आप इतने ऑनेस्टली खुल के बात कर रहे हो, तो देन यू नो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक द ट्रूथ एज वेल. इज यंगर पीपल आर बिकमिंग लेस रिलीजियस, and this is very good, thank God. नहीं, पर ये रिलीजन में थोड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, एंड वो रिलीजियस बेस्ट प्रैक्टिसेस टुडे आर बीइंग क्वेश्चनड, एंड व्हेन आंसर्स आर नॉट गिवन, people are becoming less religious, which is a good thing. I agree. If just to interrupt, you are right. मैं जब बड़ा हो रहा था, then the organized religion, धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म इंडिविजुअल होता है. Correct. Organized religion had lots of answers to questions. Correct. मेरे को भी बड़े questions थे, but they used to answer it. Now religion and politics have no answers. Correct. And आजकल आपको ऐसे young people, and you know we were discussing this in some of the kids who have now joined Congress and BJP and all of these places, वो लोग जब प्रश्न पूछते हैं, politicians को प्रश्न पूछते हैं या फिर कठिन प्रश्न पूछते हैं, तभी वो लोग को बोला जाता है saying नहीं आप अभी यंग हो, आप ये फॉलो कर लो. Today you are a Buddha in a traffic jam, so you know that this has been the way of life. But don't you think that this has happened many times? Students about religion. So I think what he said is absolutely true. कि right now you can't in this world of social media and IT and stuff like that, where they are picking up and learning faster from online than they are from their surroundings. I think it's an automatic thing for them to question, and when they don't get the answers, उनको answers नहीं मिल रहे, तो then they automatically their belief reduces. So I think that is, you know. पर क्या स्टूडेंट्स में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रिलीजन को लेके? नहीं, आई डोंट थिंक सो. स्टूडेंट्स के बीच में आपस में रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से. पर तो फिर एक बार बताओ, ऐसा क्या होता है कि वो यानी 17, 16 या 17 साल तक तो स्कूल में रहते हैं, ऐसा क्या होता है एकदम 16, 17 साल जैसे ही निकलते हैं स्कूल से, दे बिकम लाइक आंसर दिस, क्योंकि वो वोटिंग एज, सच्ची बात बोल रहा हूँ आपको, अब तभी वो वोटिंग एज हो जाती है, पोलराइज हो जाते हैं, तो पोलराइज हो जाते हैं. आपको वोट डालना है तो किसको डालना है तो आइडियोलॉजी की बेसिस हो जाता है, और आइडियोलॉजी बेसिस हो जाता है तो खुद की एजेंडा हो जाती है,
खुद की एजेंडा हो जाती है, सो देन दे गेट डिवाइडेड, दैट इज कॉजिंग मोर डिवीजन. द कॉलेज, आप स्कूल में जाओ, किसी को पूछ लो कि कितने लड़ाई झगड़े होते, दे विल से नथिंग. बट कॉलेज में कितने लड़ाई झगड़े होते, वेदर इट इज अ JNU कैंपस और एन IIM कैंपस, it increases 10x. The next problem which is similar to this is politicians. आपको ऐसा नहीं लगता that, and I have interacted with some of them, is that खुद की एजेंडा है, उसमें कुछ गलत नहीं है, एजेंडा बड़ा ऑब्वियस है. बट और वो एजेंडा में वो लोग जो करते हैं, they don't see when they speak the truth, they don't see the ramifications that is coming on society. And this I have observed of lot of people across walks of life. जैसे सिनेमा भी है, सिनेमा इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे मैंने अभी वी वर टॉकिंग अबाउट केरला स्टोरी, द एंटायर थिंग. तो केरला स्टोरी में देयर इज बहुत सारा सत्य है, वो बहुत ही सही है. बट वो केरला स्टोरी में ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल फील दैट पर्टिकुलर कम्युनिटीज आर देयर, देन दे गेट पेंटेड इन दैट ब्रश. एंड APJ अब्दुल कलाम इज ऑल्सो फ्रॉम से दैट कम्युनिटी, एंड वाइस वर्सा. आपने बोला कि द दायित्व शुड बी ऑन द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल. एट द सेम पॉइंट, दीज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एजेंडाज, वो लोग खुद के लिए, बिकॉज खुद की एजेंडा है, दे आर पुशिंग थिंग्स. जैसे अभी गुड मूवी इन टर्म्स ऑफ द सत्य, जैसे आपने बताया केरला स्टोरी, उसमें सत्य बहुत था, पर उसमें जो सत्य के अलावा जो था, विच वॉज इन टर्म्स ऑफ a lot of people feel that we are painting a community in a negative light. Because of that, that may not have been the message of the film, but from that what people have picked up, and जो आप चीज़ बोलेंगे saying I'll say my name is Rishabh, but the understanding of that will vary from person to person. So ये यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ. ओके, यहाँ मैं इसलिए डिसएग्री करता हूँ, मैंने केरला स्टोरी देखी नहीं है, राइट. लेकिन अगर, और सब सोसाइटीज को, फिल्म शुड चैलेंज बैड प्रैक्टिसेस ऑफ एवरी कम्युनिटी. दे शुड. आई मे नॉट डू दैट इन माई लाइफ टाइम, मे बी मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, मेरे में हिम्मत नहीं है. कश्मीर फाइल्स को लोग कहते हैं कई बार कि अरे वो तो मुस्लिमों को गलत करता है, बट दैट फिल्म इज अबाउट टेररिज्म. ओके, दुनिया में एक फैशन भी बन गया है कि जैसे ही आप टेररिज्म को अटैक करो, लोग कहते हैं इस्लामोफोबिया, और दे अटैच ये, और मुस्लिम लोग ही करते हैं, और ये पॉलिटिशियंस करते हैं, मुस्लिम्स नहीं करते हैं. मुझे तो इतने मुस्लिम लोग मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं इट वाज अ वंडरफुल फिल्म, आपने टेररिज्म को एक्सपोज किया, हम टेररिस्ट नहीं है भैया. ऐसे तो मुझे कितने लोग लड़के लड़कियां मिलते हैं, बुढ़े लोग मिलते हैं एयरपोर्ट पे, इधर उधर. यानी अगर मैं किसी को बताऊं कि कितने मुस्लिम लोग मेरे फैन हैं, तो आप गिर जाओगे अपनी चेयर से. मुझे अफगानिस्तान में, बाहर जाता हूं, अभी जा रहा हूं अमेरिका, सीरियंस, अफगानी पीपल फ्रॉम इजिप्ट, टेररिज्म ने सबको तंग कर रखा है. वो ऐसे ही हो गया जैसे अगर आप बोलो कि ढोंगी बाबा के बारे में बात करो, तो हर हिंदू को थोड़ी बुरा लगेगा. आपको बुरा लगेगा अगर ढोंगी बाबा के बारे में बात करो, या कोई एक साधु संत है, और अगर इफ ही इज अ रेपिस्ट ऑल्सो, या उसने चोरी की है, या लोगों को बेवकूफ़ बनाया है. दिल्ली में कितना धंधा चलाते हैं, औरतों से पैसे लेते हैं कि तुम्हारे बेटा हो जाएगा, ये खा लो, वो पी लो, ये कर लो. ऐसे लोग अगर एक्सपोज हो रहे हैं तो आई वुड लाइक टू डिस्टेंस माई सेल्फ. मैं वैसा हिंदू नहीं हूँ कि मेरा सब कुछ ब्लैंकेट परमिशन दे दूं कि हर चीज चलेगी, राइट. तो ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं जो ब्लैंकेट परमिशन नहीं देते हैं टेररिज्म को, तो दे आर वेरी हैप्पी विद माई फिल्म. तो ये अच्छा, ये नैरेटिव कहाँ से आया कि अच्छा ये फिल्म तो प्रोपेगेंडा है, ये तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है. ये भी तुम्हारे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि तुम भी कहीं पे गिल्टी हो इस बात के कि अरे यार मुस्लिम सब्जेक्ट थोड़ा सेंसिटिव है, नहीं बोलना चाहिए. क्यों नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए. अगर कोई बोलता है अर्थ इज फ्लैट तो उसको क्वेश्चन करना चाहिए ना. और अगर कोई कहता है कि इस मूर्ति से दूध निकल रहा है, या यहाँ से भभूति निकल रही है, या ये एशेज निकल रही हैं, उसको भी क्वेश्चन करना चाहिए. मेरे ख्याल से मैं अगर मुझे एडवाइस देनी हो स्टूडेंट्स को, जो मैं खुद मानता हूँ, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ. बच्चों को सिखाना चाहिए जिस चीज में पैसा और पावर इन्वॉल्व है, और जिस चीज को एडवर्टाइज किया जा रहा है, एडवर्टाइज का मतलब होर्डिंग नहीं, यानी जिसको प्रमोट किया जा रहा है, वो रिलीजन नहीं है, वो धंधा है. करेक्ट. मेरे आश्रम में आओ, मैं तुमको ये योगा सिखा दूंगा, मैं तुमको वो मेडिटेशन, ये सब जैसे ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं उस तरह से चल रहा है. जैसे कोई कहता है अच्छा कसिनो वाले जैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं, ऐसे यही कर रहे हैं. मेरे दिमाग में कसिनो में और ये ऑर्गेनाइज्ड आश्रमों में कोई फर्क नहीं है. दिस इज माई पर्सनल थिंकिंग. समबडी कैन हैंग मी फॉर दिस. ओके, फिर चाहे वो मुसलमान का हो, ये जो मदरसे हैं वो भी उतने ही खराब है. वो जो टेररिज्म के नाम पे, जो जिहाद के नाम पे हो रहा है, वो भी उतना ही गलत है. जो क्रिश्चियनिटी के नाम पे हो रहा है, जो सब घूमते रहते हैं, वो बांटते रहते हैं चीज़ें और प्रमोट करते रहते हैं, वो भी गलत है. वाई? धर्म तो एक
Naturally you are born with that. करेक्ट Like promoting love. Correct. तुमने कभी सुना है कि आओ मैं तुमको प्यार करना सिखाता हूँ और उसके पैसे लूंगा? कई गधे लोग करते भी होंगे ऐसा. आई एम श्योर some idiots must be doing that. That is a big problem and no school is addressing it. Not even one school is teaching critical thinking. बच्चों को तुम critical thinking नहीं सिखाओगे तो they will eventually become victims of either religion or politics or capitalism. आपने हाँ बोलिए No, I was saying, I think we see that a lot in, like when we are interacting with students, we see that a lot with with this whole fake news and WhatsApp university as they call it, that because they lack this ability of critical thinking, उनके सामने एक रील डाल दो या एक WhatsApp फॉरवर्ड कर दो तो बिना प्रश्न पूछे बिना कुछ सोचे समझे वो भी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो 10 ग्रुप पे चला जाता है एंड नोबडी इज क्वेश्चनिंग इज दिस ट्रू इज दिस फॉल्स. कोई वेरी सिली एग्जांपल, कोई बिल्डिंग गिराने का वीडियो डाल देगा एंड दे विल से दिस हैपेंड राइट नाउ एट दिस प्लेस. क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, व्हाई वोंट दे डू इट? आप मुझे बताइए, जब उनको सिखाया जाता है कि देयर इज ओनली वन गॉड इन दिस वर्ल्ड, और फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज गॉड, ओके, एक ये मूर्ति है, ये देखो ये गॉड है, वही सबसे बड़ी फेक न्यूज है. बुद्धा ने कहा था देयर इज नो गॉड, ही सेड देयर इज नो माइंड, देयर इज नो गॉड, और उसी को आपने भगवान बना दिया. महावीर ने तो नहीं बोला मुझे भगवान बना दो. नहीं. बुद्धिज्म तो अलग ही इसलिए हुआ था, एक नया पंथ इसलिए चालू हुआ था बिकॉज दे डिडंट बिलीव इन ऑल दीज 1000 गॉड्स एंड ऑल दैट. हमने उसको भगवान बना दिया, राइट? तो जब हम प्रेमाइस को ही नहीं क्वेश्चन करते हैं तो जो कहते हैं अर्थ इज फ्लैट, तो वो मतलब इजंट इट, यानी ये सब जो चीजें हैं, रिसरेक्शन ऑफ समबडी, नाउ दिस इज अ फेक न्यूज. करेक्ट. इट्स अ स्टोरी, हम उस पर बिलीव करते हैं. डेमोक्रेसी इज अ सोल्यूशन. अब ठीक है, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन वी हैव, बट डेमोक्रेसी है कहाँ? सब जगह तो मोबोक्रेसी है. जब सोक्रेटिस ने ये बात बोली थी कि डेमोक्रेसी विल बिकम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी या मोबोक्रेसी, तो उसको जहर दे दिया. उसने ही तो फेक न्यूज को चैलेंज किया था. कितने बच्चों को हम सोक्रेटिस के बारे में पढ़ाते हैं? करेक्ट. फेक न्यूज बिगिंस एट होम. It begins at primary school level. The thing that I have a problem with always is, and now अभी थोड़ी सफ़ेद बाल आ गए, so that is why I have that conversation with these people, whether it is in front of camera. Most don't like to have it in front of camera, but whenever I sit behind closed doors and I ask them these questions, saying that ये आप लोग ही तो in charge हो. There are only about 100-200 people who do everything. Yeah. These are these 200 people who control everything. वो लोग ही तो मैन्युफैक्चर कर रहे, वो लोग ही तो जनरेट कर रहे, और खुद के लिए ही, फॉर दैट मनी फेम एंड पावर, उनके लिए ही तो दे आर ओनली द वंस हु आर जनरेटिंग दिस हेट्रेड. माई थिंग इज दैट शुडंट द पीपल बी इन, शुडंट दे बी अ बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम rather than being, they have everything. So by dividing us even more, by creating more such people, and then they create these stooges who are pawns on a chessboard. वो मतलब जैसे प्याले है, वो लोग खेलते रहेंगे आगे एंड वो लोग तो पीछे रहते हैं, and these are the ones who are controlling and spreading these narratives in the country, and I feel very bad because young people are falling prey. Everybody is falling prey to that. 1% of our country controls 40% of the wealth. 20 political families run the entire country. Yeah. At the same point in time, you've got certain people in certain sections of society, like cinema, who control cinema, used to control for a long period of time, up until the time now it's broken. These people are spreading these narratives. These people are spreading the hatred. Why can't these people, and you know more of these people than I do, जब भी मैं बात करता हूँ उनसे तभी पूछता हूँ, why don't you get together and do something positive? नहीं, क्योंकि देखो ये सारा कॉस्ट एंड बेनिफिट का रेशो है. ओके, वी आर अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, तो इसमें सब प्रॉफिट बेस्ड है, कॉस्ट एंड बेनिफिट. तुम मुझे बताओ, एक यंग आदमी को ये जो 20 लोग हैं, इनको चैलेंज करने में फ़ायदा है या इनको कंफर्म करने में फ़ायदा है, इनको सपोर्ट करने में फ़ायदा है? तो सब देखते हैं, वो टोपीबाजी हमने सिखाई है. वही मैं कमिंग बैक, अगर हमने एंटरप्राइज, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन सिखाया जाए बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो चीज़ बिल्कुल अलग होगी. ओके, देन आई विल क्रिटिकली क्वेश्चन एवरीथिंग. आई विल से अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि मैं क्यों ये चीज़ पढ़ूँ? आप कहते हैं ये शास्त्र पढ़ो, ये पुराण, मुझे बताओ मैं वो पढ़ूँ कि फिज़िक्स पढ़ूँ, क्या चीज़ पहले पढ़ूँ? राइट?
what should be my priority at this stage. Okay, and मेरी आइडेंटिटी क्या है? एक सवाल हम क्यों नहीं पूछते? एक सवाल हम क्यों नहीं पूछते? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम, हिंदू, ज्यू, क्रिश्चियन, जैन, सिख ये है या इंडियन है? यू वोंट बिलीव इट, मैंने एक बार कभी ट्वीट कर दिया था कि आई एम नीदर लेफ्ट विंग नॉर राइट विंग, माई विंग इज इंडिया विंग. तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक रात में 5-7 हजार लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया था. दे सेड हाउ कैन यू बी इंडिया विंग. और ये सारे नेशनलिस्ट लड़के, यंग लड़के लड़कियां थे, नेशनलिस्ट. ये सब मोदी सपोर्टर्स हैं. और ये मोदी जी के लिए और नेशनलिज्म के लिए लड़ के यानी पाकिस्तान को गाली देना, लड़ना दुनिया भर से. इसलिए उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया कि वो इलेक्शन के आसपास का टाइम रहा होगा और उस वक्त लेफ्ट वर्सेस राइट बिलोंगिंग इंपॉर्टेंट रही होगी. ओके, आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. पर मैं उनसे कहता हूं मुझसे ज्यादा तो तुम यार हिंदू हो नहीं सकते. हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते. मैं पॉसिबल ही नहीं है होना. ठीक है. और मुझसे ज्यादा तुम नेशनलिस्ट भी नहीं हो सकते. ये क्योंकि मैं बताता हूं क्यों. क्योंकि असली नेशनलिस्ट कौन है? वो है जो नेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा है. So I am writing books on that issue. I am creating cinema. I am giving speeches. I am doing podcasts sitting over here. I am mentoring students. I am running a foundation. I am doing. जैसे तुम हो, तुमसे कोई बोले कि यार तुम यार स्टूडेंट्स की लीडरशिप के लिए कुछ क्यों नहीं करते? तुमसे कोई ऐसी वेल्ला बैठा हो और बैठ के वीट पी रहा हो और तुमसे बोले कि अरे यार तुम मत सिखाओ मुझे स्टूडेंट्स और लीडरशिप के बारे में, या ये पॉडकास्ट सुन के कोई तुम पे कमेंट्री करने लगे, तो उससे पूछो भाई तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. यू आर क्रिएटिंग लीडर्स. तुम स्टूडेंट्स को लीडरशिप की तरफ ले जा रहे हो. यू आर क्रिएटिंग, यू आर टीचिंग देम पॉलिटिक्स, यू आर टीचिंग देम हाउ कंट्रीज वर्क. Whose heart beats for India, which is the 1/100th of what you are trying to do, but that's the same point, to try to get them कि वो लोग भारत के प्रति लगाव होना चाहिए. बिल्कुल. And that is, और हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए इंडियन, और इंडियंस के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए. अभी मोदी जी गए थे अमेरिका 2-4 दिन पहले, कल की 2-4 दिन पुरानी बात है, 6 दिन की. तो वहाँ गए थे और मुझे अमेरिका से अमेरिकन लोग फ़ोन, मेरे कई सारे दोस्त हैं, तो दे वर टेलिंग मी दे हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस. दे सेड ओह इंडिया इज द रियल सुपर पावर नाउ. ओके, अब ये कैसे बनेगा इंडिया सुपर पावर? तब बनेगा जबकि इंडियंस पावरफुल होंगे. इंडियंस कैसे पावरफुल होंगे? वो पावरफुल तब होंगे जब क्रिटिकल थिंकिंग होगी. करेक्ट. क्रिटिकल थिंकिंग होगी मतलब एंटरप्राइज होगा, मतलब इनोवेशन होगा. मैं हमेशा से कहता हूँ इंडिया शुड बिकम क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हब. और हमारे यहाँ पूरा पोटेंशियल है क्योंकि हम जुगाड़ जानते हैं. करेक्ट. नल खराब हो जाए हम ठीक कर लेते हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ भी खराब हो हम फट से ठीक कर लेते हैं. ओके, हमारा दिमाग चलता है थोड़ा सा लकीर से हट के, थोड़ा ऑफ बीट चलता है. हमारे लिए बहुत ग्रेट पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग नॉन स्टॉप लोगों को डरा के, धमका के, उनको एक ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं. या तो रिलीजन के साथ करते हैं, या हम उनको पॉलिटिकल पार्टी के साथ कर रहे हैं, या अरे अगर तुमने अंबानी को क्वेश्चन कर दिया तो तुम 1000 लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि तुम कैसे कर सकते हो क्वेश्चन यार. इज़न्ट इट? करेक्ट है. या तुमने किसी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की तारीफ कर दी जिसको मॉब नहीं पसंद करता है, तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो. क्रिकेट को हमने डिवाइड कर दिया है, हमने पॉलिटिक्स को डिवाइड कर दिया है, सिनेमा को कर दिया है, हर चीज़ को हमने डिवाइड किया हुआ है. और कहीं किसी का फॉलोअर, जैसे आपके साथ हुआ था, कहीं किसी का फॉलोअर दूसरे से सहमत हो जाए, हाँ. दूसरे पक्ष से सहमत हो जाए, इवन ऑन एन इशू, तो उन लोगों को ऑस्ट्रेसाइज करके निकाला जाता है. तो ऐसे वर्ल्ड में तो इसका सॉल्यूशंस ढूंढते हैं हम लोग रादर देन टॉक. तो मैंने बताया मेरे दिमाग में सॉल्यूशन ये है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डेफिनेटली क्वेश्चनिंग द सिस्टम. But to question the system, and sorry, to question the system, there has to be people who are available to question. आजकल के जो प्याले हैं जो आगे रख दिए गए हैं, जैसे शार्क्स इन टैंक्स. अभी आई एम नथिंग अगेंस्ट शार्क टैंक, बहुत ही अच्छा शो है, बट द प्रॉब्लम दैट आई हैव विद शार्क टैंक, आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. बिजनेस फैमिली में मुझे सिखाया गया था कि ऋषभ, सोसाइटी के लिए जो करना है, एंड एनी बिजनेस हैज़ टू डू गुड फॉर सोसाइटी, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस. फाउंडेशन है वो सेपरेट है, उधर खाली सोसाइटी के बारे में सोचना है. एनी बिजनेस शुड ऑल्सो हैव सम प्रॉफिटेबिलिटी. आजकल हर कोई बच्चा को एंटरप्रेन्योर बनना है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग इज अ बेस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. बट यू ऑल्सो हैव टू सी whom you are following, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, if you are following those kind of people who have never had profitability in their companies, who have only had valuation,
एंड आई हैव इंटरेक्टेड विद सम ऑफ दीज इंडस्ट्री पीपल जिन लोग 125 साल 150 साल से इंडस्ट्री चलाते आ रहे हैं. वो लोग गुडविल इज मोर देन देयर गुडविल. दे डोंट फोकस ऑन अ गुडविल, दे फोकस ऑन देयर गुडविल. आजकल इट हैज बिकम मोर अबाउट फोकसिंग ओनली ऑन valuation and not value creation. And valuation is not real. Is not real. Value creation is real. Correct. And उसके लिए young people are only seeing this and they are only. तो मैं खाली आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ because cinema makes such an impact on society and television makes such an impact on society, social media makes such an impact on society that जो भी हम लोग consume करते हैं वो आपसे बनता है. Correct. आपके दोस्त से बनता है, somebody who perhaps may not like, उनसे बनता है, but all of you make this, we consume it. When we are consuming it, we don't have critical, today's 25-year-old, today's 35-year-old does not have critical reasoning ability. When we are watching it, we are mindlessly following you or we are mindlessly rejecting you. How do we build the mindfulness amongst young people? Creativity. क्रिएटिव कॉन्शियसनेस. तो सारी ये जो मैं बता रहा था ट्राइबल कॉन्शियसनेस है या स्लेवरी कॉन्शियसनेस है. ओके, आपको बचपन से ही ना स्टूडेंट्स को क्रिएटिव कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाना पड़ेगा. विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स कि जैसे एक कारपेंटर है, वो एक कुर्सी बनाता है, तो क्या वो ही इज गिविंग बेस्ट क्वालिटी टू दैट? इज ही एडिंग वैल्यू टू दैट चेयर? अदरवाइज तो मीडियोकर ऑर्डिनरी मास प्रोडक्शन हो गया. तो तुम जो भी कर रहे हो, क्या तुम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वेयर आर यू इन दैट? ओके, अब जैसे 100 बच्चे हैं, उन सबको बोल दिया कि कल तुम ऐसे लिख के ले आओ, तो माँ बाप से लिखा लेते हैं, पुराना चुरा लेते हैं, ये कर लेते हैं, और टीचर भी बड़ा खुश होता है. 10 साल पहले जो टीचर को अच्छा लगा था वही अगर बच्चा 20 साल बाद लिख दे तो वो फिर उसको 10 में से 10 नंबर दे देता है, बिकॉज दैट इज, उसको अच्छा लग रहा है कि देखो जो मैं सोचता हूँ इसने लिख दिया. लेकिन तुम्हारी वैल्यू कहाँ है उसके अंदर? तुमने फिजिक्स पढ़ा, अब तुम्हारी वैल्यू कहाँ है? तुम कहाँ हो? तुम्हारा सिग्नेचर कहाँ है? भगवान ने तुमको एक यूनिक आवाज़ दी है, यूनिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, यूनिक पर्सपेक्टिव दिया है, यूनिक इमेजिनेशन दिया है. 2 लोगों का इमेजिनेशन एक नहीं हो सकता है. तो इस चीज़ में तुम्हारा इमेजिनेशन कहाँ है? वेयर इज योर इमेजिनेशन? वो लैकिंग है. तो जब तक बचपन से स्कूल्स में वो बच्चों को उस इमेजिनेशन को एज देयर सुपर पावर यूज करना नहीं सिखाएंगे. Your imagination is your superpower, and that is creative consciousness, number 1. And number 2, complete awareness of what you are doing. You are enjoying it like it's a matter of life and death. जितना तुम अपनी पहली गर्लफ्रेंड के लेके पैशनेट होते हो, उतना पैशनेट अगर तुम नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो वो तुम्हें पढ़ाने का फायदा नहीं है. मार मार के क्यों किसी को पढ़ाना कोई भी चीज़? मुझे केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती है और मैं पढ़ के कर भी क्या लूँगा? तो मुझे सच्ची मैं पहले मुझे लगता था ये गलत बात है कहने की, पर आज के ज़माने में क्या मतलब है उसका? आई डोंट अंडरस्टैंड. द वर्ल्ड नीड्स आइडियाज. और ये सारा कॉन्फ्लिक्ट, सारा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि आइडियाज नहीं है. और आइडियाज जिनके पास होने चाहिए उनके पास है नहीं, और जिनके पास नहीं होने चाहिए उनके पास हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. तो ये गेम ऑफ आइडियाज, नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. ये तुम सोशल मीडिया में जो चल रहा है आजकल सारा अटेंशन इकोनॉमी, गिव मी अटेंशन, एंड फॉर दैट पीपल आर जंपिंग फ्रॉम क्लिफ्स. लोग क्या क्या करें? आज सुबह ही मैं देख रहा था, चाय में किसी ने केला और चीकू डाल दिया और वो चाय बना के बेच रहा है और वो रील बना रहा है उसकी, और लाखों लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं. पैसे वो बना रहा है बाय मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू, एंड पीपल आर कमेंटिंग ऑन इट स्टूपिड थिंग. Isn't it? मैगी में कोका कोला डाल दिया या कोका कोला में मिर्ची डाल दी. ये परवर्जन है, ये सोशल परवर्जन है, ये मेंटल डिजीज है. बनाने वालों की भी, उनकी तो इतनी नहीं है जितनी देखने वालों. दिस ब्रिंग्स टू मी अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन. मैं अभी पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, पूरे वर्ल्ड में स्टैटिस्टिकली डिप्रेशन, सुसाइड, टेंडेंसी टू सुसाइड, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. मतलब इट्स रीच्ड अ लेवल ऑफ 44% एंड सम केसेस 56%. तुम इतना स्टूडेंट्स के साथ काम करते हो, लाखों के साथ दिन रात काम करते हो. टेल मी अबाउट दिस. इज इट हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो, या सिर्फ ये एक वेस्टर्न फिनोमेना है? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ. बताओ. ये जो मेंटल हेल्थ का इशू है, वो पहले मेंटल हेल्थ के बारे में जो मैंने थोड़ी पढ़ाई की थी, वो चरक समिति में वी हैव ऑलरेडी रिटन
about mental health. That is, mental health has already been mentioned out there. So mental health is a concept. This is just a clarification because so many young people watch your platform. Mental health is a concept which is also been a part of Indian culture. But the problem is that what is constituted as mental health? So to answer your question first, कि बहुत सारे यंग लोग, इनफैक्ट हमारी इमीडिएट टीम में ही, एंड शायद से अभिषेक बाद में शेयर भी कर सकता है, यू नो, विदाउट यू नो द नंबर ऑफ पीपल हु सफर मेंटल हेल्थ इश्यूज. बट मैं उनको पूछता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ कि ये मेंटल हेल्थ इशू आपको आई कहाँ से, आपको कौन सी इतनी समस्या है जिससे यू आर अंडर डिप्रेशन. I personally feel that this is a Western phenomenon that has been imposed now. Just like आपने बताया that you know there are certain, like I told you as well, and you've mentioned it many times, that there are certain people who control things. So these people, in order to push their own agenda, have pushed this new drug called mental health. बच्चे ने कम मार्क्स लेके आया स्कूल में, मैं तो कम मार्क्स ही लेके आता था स्कूल में, गणित में तो सबसे ज़्यादा कम. तो when I used to go home, तो मम्मी डांटती थी और बोलती थी, ऋषभ you have to learn mathematics because you have to run a business eventually. हम लकी थे, हमें तो पिटाई पड़ती. तो मम्मी भी देखने वाली है ना. हाँ तो कैमरा पे. पर नहीं, ये सच्ची बात है. और वो लड़की अभी जो कम मार्क्स आती है, उन लोग को कम मार्क्स आते हैं, वो लोग आके बैठ के रोने लगती है, बोलती है सेइंग आई एम स्ट्रेस्ड, आई हैव अ मेंटल हेल्थ इशू. आई सेड व्हाई डू यू हैव अ मेंटल हेल्थ इशू? सेड नहीं, मार्क्स कम है, ब्रेकअप हो गया, सो मेंटल हेल्थ issues have increased. But what are these issues, and do they actually constitute as mental health? So which a lot of young people, they don't like like. sensitive issue. Let me clarify. Correct. So you are saying that there are genuine mental issues. Correct. Mental health issues. Correct. But everything is not mental health issue. No. Like बोर होना, हल्का फुल्का डिप्रेशन होना, जैसे ग्लूमी मौसम हो गया, थोड़ा डिप्रेशन हो गया, कभी ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन हो गया, बार हो गए. किसी ने बिचिंग कर दी तुम्हारे बारे में तो डिप्रेशन हो गया, या बुरा लग गया, ऑल दोस थिंग्स. All those things वो गलत है, and वो a lot of young people don't like it. A lot of old people also say, look at me and say, Rishabh, how come you are saying this? And I tell them saying, no, because young people today fashion fad हो गया है. Correct me if I am wrong. आप IMN के volunteers ही ले लीजिए, आप IMN के स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको ही ले लीजिए और उनको प्रश्न पूछ लीजिए कि how many people suffer from mental health issues. Then ask them this question, what do you constitute as a mental health issue? And then you will be able to define, saying that what they constitute as a mental health problem is actually not even worth going to a therapist. And therapy का भी मैंने अभी एक रील बनाई, बहुत ट्रोल हो गया सोशल मीडिया पे. मैं ट्विटर पे तो नहीं हूँ, पर इंस्टाग्राम में बहुत सारे बच्चों ने ट्रोल कर लिया, बहुत सारे थेरेपिस्ट ने ट्रोल कर लिया. आई सेड योर थेरेपिस्ट इज बैड फॉर यू. व्हाई? बिकॉज योर थेरेपिस्ट का तो जॉब है कि आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है तो आपको प्रश्न पूछते रहेंगे. तो टेल मी विवेक जी, आपके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम होगी. एंड हमारे इसको कहते हैं कि अच्छा तो आपने आजकल अपनी पत्नी को मारना बंद कर दिया है. You stop beating your wife. और इसका आंसर यस बोलो तो भी फंसोगे, नो बोलो तो भी फंसोगे. मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता दूँ. जैसे मैं अभी शूटिंग कर रहा था वैक्सीन वॉर की हैदराबाद में, तो एक यंग लड़की थी, एन असिस्टेंट, एंड तो कुछ कॉस्ट्यूम्स का एक ट्रक लखनऊ से हम शिफ्ट हुए थे हैदराबाद शूटिंग करने के लिए, तो वो आया नहीं, लेट हो गया, कुछ हो गया समथिंग, आई डोंट नो हुज मिस्टेक इट वाज. शूटिंग में होता रहता है, और जनरली शूटिंग से कल्चर ये होता है कि उस वक्त 1 मिनट 10 मिनट के लिए बड़ी गाली गलौज होती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं फिर आगे, बिकॉज देन यू आर इनटू नेक्स्ट शॉट. इट्स सच अ फास्ट मूविंग थिंग. जैसे एक बैट्समैन आउट हो गया, एक बॉल में बीट हो गया, तो उसको और 2 सेकंड में उसने चौका मार दिया तो आगे बढ़ गया, भूल भी जाते हैं कि बीट हुआ था कभी. तो ऐसा कुछ हो गया. तो अनरिलेटेड, देयर इज अ गर्ल हु वाज इन दैट डिपार्टमेंट बट अनरिलेटेड, शी वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा क्या, किस, उसको बुलाया मैंने कहा ये किसकी गलती है ये, हु डिड इट? कहते प्लीज डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी. मैं उसका बॉस हूँ, वो ट्रेनी लड़की है, शी हैज जस्ट स्टार्टेड और मैं 30 साल का एक्सपीरियंस. मैंने व्हाट? कहती नो यू कांट टॉक टू मी, यू कांट टॉक टू मी. उसने बड़े एंगर से बोला. मैंने क्या हो गया? कहती आई एम गेटिंग एंजाइटी अटैक, आई एम गेटिंग एंजाइटी अटैक. तो यानी मैं बोलना नहीं चाहिए कैमरे में, लोग उसके बारे में गलत तरीके से बोलेंगे, बट आई ऑल्सो, मैं भी जिस तरह से उस वक्त था, मैंने कहा किस चीज़ का एंजाइटी अटैक है? इट्स अ जॉब,
मैं तुमसे पर्सनल लाइफ की बात नहीं चल रही है यहाँ, एंजाइटी अटैक किस बात का? नो आई एम गेटिंग एंजाइटी अटैक। मैंने यू हैव एंजाइटी अटैक, राइट नाउ यू लीव, you leave. I don't want anybody with anxiety on my set. और मैं तो प्रोडक्शन वाले को बोलता हूँ, तुम्हें ले जाएगा सिमिलर थेरेपिस्ट के पास ले जाएगा, एंड यू आर आउट। तो कहती है हाउ कैन यू सैक मी? मैंने कहा आई एम नॉट सैकिंग यू, बट नाउ आई विल सैक यू बिकॉज दिस जॉब कैन नॉट अफोर्ड पीपल विद एंजाइटी अटैक्स, राइट? इट्स अ वेरी, जैसे आर्मी में अगर कोई सोल्जर बोले कि आई एम गेटिंग एंजाइटी अटैक, यू विल बी आउट, क्योंकि इस फिल्म लाइन में घुसने के पहले बताया जाता है कि इट्स वर्स देन फाइटिंग अ वॉर एट द बॉर्डर, ये उससे भी ज्यादा टेंशन वाला है। तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल, तो मैंने उसको, फिर मुझे लगा कि इतना मेरा हक बनता है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड आई सेड लिसन, मेरे सेट पे अगर तुमने ये सब ये एंजाइटी फैंजाइटी की बातें करी ना, तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं, और आधे सेकंड में तुम यहाँ से निकाल दूँ। आई शाउटेड एट हर, और मैं चला गया बोल के। What's the next thing? After some time she comes to me. कहती सर थैंक यू वेरी मच। मैंने क्या हो गया? कहती यू ओपनड योर माई आईज, एक्चुअली इट वॉज एन एनजाइटी, आई वॉज स्केयर्ड बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ दिस थिंग, तो पर मैं क्या करूँ, मुझे लगा ये एनजाइटी ही है। शी थैंक्ड मी, और उसने फिर एक वीडियो बनाया कोई मोटिवेशनल सा यूट्यूब में 1 घंटे का। शी सेंट इट टू मी, शी सेड इंस्पायर्ड बाय योर दिस थिंग एंड ऑल दैट। जैसे बच्चे, मेरे बच्चे कई बार मुझसे बोलते थे मैं क्या हो रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने किस चीज से बोर हो रहा हूँ? पता नहीं क्या है। वॉट इज बोर्डम? सिटिंग अलोन, ओके, व्हेन यू हैव नथिंग टू डू दे कॉल इट बोर्डम, दे कॉल इट डिप्रेशन। सिटिंग अलोन दे कॉल इट डिप्रेशन। नहीं, कई कबार डोंट यू थिंक दीज आर थिंग्स दैट आर सेंट टू आवर नेशन? आई फील समटाइम्स, बट डिस्क्लेमर, चूंकि मैं काफी लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, I write about mental health. I understand what depression is. I know patients of depression very well. They are very, in my family, very close people, but they are under medication. Okay? उनका इलाज चलता है। उनकी जब आदमी डिप्रेस्ड होता है उसकी क्या हालत होती है लोग जानते नहीं है। इट्स अ वेरी बैड डिजीज। मैंने उसके लिए पहली चीज बोली दैट मेंटल हेल्थ इज रियल, इट इज रिटन इन आवर कल्चर, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन, वी हैव स्पोकन अबाउट इट, बट कई बार ऐसे नहीं हो जाता है। एंड जस्ट टचिंग अपॉन द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच वाज दैट फ्रॉम, I feel that people are pushing this in our country sometimes. Thoughts such as mental health is real. Again, I'm specifying. Mental health is real. There are issues about young people which they talk about. But everything is not mental health. Health, yeah. And these are pushed in order to divide people, societies, nations. Yeah. They are, जैसे COVID के बारे में भी, that there are certain things about. And I keep thinking, and I keep challenging, and now I keep asking questions. Sometimes people only allow me to ask questions outside the camera. Here you have given me a chance to ask questions and engage in conversation on camera. But आपको नहीं लगता that कई बार there are certain things that are just fed into our society in order to divide rather than unite? Women, feminism, women. मैं अभी फिल्म बनाई है मैंने, वैक्सीन, वर्ड्स अबाउट women. पूरा सबकी शिकायत क्या है? देयर आर IAS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट। मैं तो इतना साइंटिस्ट औरतों के साथ अभी काम किया है। दे आर साइंटिस्ट, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर बैंकर्स, बैंक मैनेजर्स, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ देयर आर विमेन इन। ओके, ऐसा तुम किसी बैंक में चले जाओ जहाँ तुम्हें औरतें ना मिलें। तुम मुझे बताओ ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ तुम्हें औरतें नहीं मिलेंगी? करेक्ट। मे बी आर्मी एंड स्टफ लाइक दैट, वहां भी चालू वहां भी है, पर इतनी तादाद में नहीं है। ओके, तुम्हें इंडिया में हर वॉक ऑफ लाइफ में यू विल फाइंड विमेन डूइंग समथिंग और दी अदर। करेक्ट। जो फेमिनिज्म वेस्ट से यहाँ पे आया, इनको क्या लगा, बिकॉज अमेरिकन फेमिनिज्म इज कैपिटलिस्ट बाय नेचर, द प्रोटेस्ट इज ऑल फॉर, तो इनको क्या लगा कि ये जो इंडियन हाउसवाइफ्स हैं, ओके, ये तो लेबर फोर्स में नहीं है, तो इनको क्यों ना लेबर फोर्स में लाया जाए। तो उन्होंने बोल दिया जो औरतें हाउसवाइफ्स हैं वो एम्पावर्ड नहीं है। और चूंकि हाउसवाइफ की एक इमेज है, साड़ी पहनी हुई, वैनिटी कॉन्शियस नहीं है, मेकअप नहीं किया है, बिंदी लगी हुई है या नहीं भी लगी है, जो भी है, और बाल भी अलग तरह के हैं, खाना बना रही हैं, सब कर रही हैं, तो उस शक्ल सूरत की जितनी भी औरतें हैं, भले ही वो बैंक मैनेजर हों, उनको भी बोलते हैं एम्पावर्ड नहीं है, राइट? लेकिन अगर कोई अग्रेसिव है, कोई सिंगल मदर है, उसको बोलेंगे, नेचुरली उसको फेमिनिज्म में डाल देंगे। ये जो फेक डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म है, राइट? इसी तरह से फेक डेफिनेशन ऑफ जो सोशलिज्म है हमारी यहाँ,
ये फेक डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं जिनको सेकुलरिज्म, फॉर एग्जांपल, व्हाई डज इंडिया नीड सेकुलरिज्म? पूरे वर्ल्ड में एक ही सोसाइटी ऐसी है जो कहती है अगर तुम नास्तिक हो तो भी तुम हिंदू हो, करेक्ट? तुम जिस भगवान को चाहो मान लो। इस हद तक हम लोग सेकुलर हैं कि क्रिश्चियंस केरला में, गणपति में, यहां बॉम्बे में, सब जगह में, हाउ आर दे सेलिंग, गिविंग बाइबल, उसके ऊपर गणपति की फोटो लगा देते हैं, या उसके ऊपर इंडियन देवी देवताओं की फोटो लगा देते हैं बंगाल में, और कहते हैं इसको पढ़ो। इस लेवल के सेकुलर हैं हम लोग। हमारी सेकुलरिज्म किस हायर लेवल की है कोई समझ ही नहीं सकता इस बात को। लेकिन हमने एक फेक नहीं, यानी वेस्टर्न के लिए ठीक है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म हम यहाँ लेके आए। थेरेपिस्ट, हमारी फैमिलीज हमारी थेरेपी है। ये मेंटल हेल्थ का मैं I have had a debate on this with people closed door and in open, where I have told them saying mental health ka one of the main premise on mental health is that psychologist or the psychiatrist or the therapist, whatever, whoever you go to depending upon the issue, one of the main tenets of Western thought on this is that there is a client personal confidentiality, that the client and the person, the therapist have a हाँ, they cannot contract. तो इंडियन सोसाइटी तो familial सोसाइटी है। हाँ, your mother, I'm not saying in all cases, sometimes people are stuck in families and places which are difficult, I understand that, and that is something at the outset that I'll say, but आपकी family तो आपकी सबसे बड़ी strength है। तो आप जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है, बहुत आई ट्राई टू गो इनटू डेप्थ एंड देन आई प्रूव्ड दैट हाउ इन आवर सिस्टम वी the therapist takes along the family and then solves the issue. So the concepts and tenets which are, there are good things in the Western philosophy, Western thought, Socrates के बारे में जैसे आपने बात की, but there is also over dependence sometimes I feel. जब तक कोई सफेद आदमी हम लोग को वैलिडेट नहीं करता, बिल्कुल सही है, वो हम लोग को वैलिडेशन नहीं मिलता। मैकॉले ने सिखाया था कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दो, और सच्ची में हो गया है। इस हद तक हो गया है कि जो लोग कॉलोनियल उसके अगेंस्ट हैं उनको भी उन्हीं का अप्रूवल चाहिए। जो आप पॉलिटिक्स में भी देखिए, जो लोग लिबरल लोगों के अगेंस्ट हैं उन्हें भी लिबरल लोगों का ही वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि उनको लगता है लिबरल लोग जो हैं वो वेस्टर्न है। करेक्ट, ओके, सबको चाहिए। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से वेस्ट क्या बोल रहा है, मुझे सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है कि हम अपनी ग्रेटनेस को पहचानते हैं कि नहीं। हमारे बहुत गलतियां हैं, बहुत वीकनेसेस हैं, तुम में 50 गलतियां होंगी, 100%। लेकिन डू आई रिकॉग्नाइज योर ग्रेटनेस और नॉट? दैट्स व्हाट इज गोइंग टू मेक अ ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन अस, not by recognizing fault lines. So India has to prosper and become a great country. First, our youth has to understand and realize the greatness of this country. Of India. And I think when it comes to multitude of ideas, जैनिज्म में, पूरे जैनिज्म का सिद्धांत क्या है? अनेकांतवाद, वहीं से सारा बेस्ड है। ओके, अनेकांतवाद का मतलब ये है कि देयर आर मिलियंस, अनेक का मतलब करेक्ट, unlimited. Correct. There are unlimited ways to find truth, and all ways are true. Negating any one way is violence. अब जैन लोग ही उस बात को नहीं समझते हैं, और अभी वो लोग भी सारी दुनिया जो है वो पाखंड में फंस गई है, तो जैन लोग ही फॉलो नहीं करते हैं इसको। लेकिन दैट इज जैनिज्म का एसेंस यही है। आप पूछिएगा जो जानते हैं, जैनिज्म का एसेंस ही अनेकांतवाद। ओके, वायलेंस के अगेंस्ट, वायलेंस क्या है? वायलेंस ये है मैं तुमको ही नकार दूं, आई निगेट यू, दैट इज वायलेंस। किलिंग समबडी इज नॉट वायलेंस, दैट इज क्राइम, दैट इज क्रूअल्टी। बट वायलेंस इज बियॉन्ड क्रूअल्टी। इसी तो यही मैं कह रहा हूं, एक बच्चे को इस लेवल तक पैम्पर करना, उसको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाना, असली अगर महावीर होते अभी तो वो कहते ये वायलेंस है। एक बच्चे के दिमाग को, जो उसका पोटेंशियल है, उसके इमेजिनेशन को दबाना इज वायलेंस अकॉर्डिंग टू मी। ओके, दैट्स वाई और वो कहां पे जाके मैनिफेस्ट होता है? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तब वो तलवारें लेके घूमता है, अल्लाह अकबर बोलता है, जय श्री राम बोलता है, या खालसा बोलता है, और वो करके वो तलवारें चलाता है और कहता है मेरे को अलग राज्य दो, अलग राष्ट्र दो, ये करो वो करो। ये जो पूरा है, ये वायलेंस का मैनिफेस्टेशन बचपन में सिखा दिया जाता है। हम लोग जो है इमेजिनेशन को मार देते हैं। बच्चे का इमेजिनेशन होना चाहिए। आई मीन, टेल मी समथिंग, why shouldn't every child question whether there is God or not? एक सवाल
चलो बिफोर आई कम, तुमने बड़ी अच्छी बुक लिखी, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इट एंड क्लोज इट। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एवरी रिलीजन, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, करेक्ट, से हिंदुइज्म इज अ फिलॉसफी, लेकिन उसके बाद में जो जोड़ा गया वो सब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं। सारा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन क्या कहता है? वो ये कहता है कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, हेवन और हेल। ओके, इस्लाम में भी जन्नत की कल्पना है, हमारे यहाँ भी स्वर्ग और नरक की कल्पना है, और क्रिश्चियनिटी, 3 मेजर रिलीजन्स को देख लीजिए उनमें भी है। और बुद्धिज्म में मोक्ष का मतलब कुछ और था, लेकिन आज मोक्ष का मतलब ये सोचते हैं दे विल गो टू अ बेटर प्लेस, समथिंग बेटर विल हैपन टू देम, यही सोचते हैं ना। करेक्ट, हर रिलीजन में वी थिंक ऑफ समथिंग बेटर इज गोइंग टू हैपन आफ्टर डेथ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हेवन की अगर बात करते हैं कि मरने के बाद क्यों, आदमी का जन्म ही तो हेवन है। ये जो अर्थ है ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्लेस्ड है, यहाँ पे जितनी वार्मथ होनी चाहिए उतनी वार्मथ है, जितनी कोल्ड होना चाहिए उतना कोल्ड है। वी हैव ऑक्सीजन, हम सांस ले सकते हैं, देयर इज वाटर, हम पानी पी सकते हैं, देयर इज रिलेशनशिप्स, यू कैन हैव सेक्स हियर, ओके, यहाँ पे पेड़ हैं जो ऑक्सीजन करते हैं, हर चीज़ ऐसे डिजाइंड है, एक बायोडाइवर्सिटी इस तरह से मैजिक की तरह से है कि आप सेल्फ सस्टेन्ड प्लैनेट पे रहते हैं। तो हेवन ये है, या आपको मार्स पे छोड़ दे वो हेवन है। तुम देखो, एक सवाल मैंने पूछा, दिस विल मेक यू थिंक, दिस इज द बेस्ट प्लेस थिंग, यू आर लिविंग, यू आर सीइंग, यू कैन इमेजिन, यू कैन क्रिएट, फ्रॉम गॉड्स टू गन्स यू कैन क्रिएट एनीथिंग। इससे बड़ा हेवन क्या हो सकता है? हम किस हेवन की बात कर रहे हैं? तो कोई रिलीजन ये क्यों नहीं बताता है कि तुम्हारा जन्म ही अपने आप में हेवन है, बस दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, नाउ यू डोंट नीड एनी रिलीजन। करेक्ट? दिस इज व्हाई आई से ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज द बिगेस्ट फेक न्यूज ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी इज अ फेक न्यूज। डेमोक्रेसी क्या है? इट्स नॉट बाय द पीपल, इट्स नॉट ऑफ द पीपल, इट्स नॉट फॉर द पीपल। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये दुनिया जो है, जहां हम अभी अर्थ जहां पे हम रहते हैं, यही हेवन है। ओके, और सेकंड थिंग इज व्हाट इज गॉड? गॉड इज द क्रिएटर, इजंट इट? तो गॉड का अंश तो हमारे अंदर है, साइंस भी यही बोलती है। तो आपके अंदर वो क्या पावर है? वो गॉडली पावर, वो डिवाइन पावर। और वर्ल्ड का हर रिलीजन, महावीर ने भी यही बोला, बुद्धा ने भी यही बोला, राम ने भी यही बोला, कृष्ण ने भी यही बोला, जीसस क्राइस्ट ने भी यही बोला, गुरु नानक ने भी यही बोला, कबीर ने भी यही बोला, गालिब ने भी अपनी तरह से यही बोला, गांधी ने भी यही बोला। वर्ल्ड के जितने ग्रेट सोल्स हुए आज तक, सबने एक ही बात बोली है कि यू हैव द सेम पावर। इसी दुनिया में यू सेल्फ एक्चुअलाइज। मोक्ष क्या है? टू रियलाइज योर पावर, और वो पावर है तुम्हारा इमेजिनेशन। वही गॉड है, वही डिवाइन है। और उसी इमेजिनेशन को पहले हम, जो हमारे अंदर गॉड है ऑलरेडी, करेक्ट, गॉड दिखता नहीं, करेक्ट, गॉड दिखता नहीं, गॉड क्या है हमें पता नहीं, मैन है वुमेन है हमें पता नहीं, इमेजिनेशन दिखता नहीं, मैन है वुमेन है हमें पता नहीं। कहते हैं गॉड एक फीलिंग है, गॉड एक एहसास है, इमेजिनेशन भी एक एहसास है, जो आपको पता है मैं इमेजिन कर रहा हूँ, राइट? तो पहले हम उस इमेजिनेशन को मारते हैं जो गॉड है हमारे अंदर, और फिर हम ये कहते हैं कि अब तुम गॉड को ढूंढो। वो गॉड को मर जाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा। इसीलिए तुम आज तक किसी ऐसे आदमी से मिलो जो कहता हो मैंने गॉड को ढूंढ लिया। ढोंगी ढकोसले करने वाले लोग 100 मिल जाएंगे बोलने वाले तुमको, पर जिसने गॉड को ढूंढा, जो 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 जिसने अपने अंदर के गॉड को डिस्कवर किया, उसके बाद उसने ज्यादा बोला नहीं। बुद्धा ने ज्यादा बोला नहीं, कृष्ण ने एक बार बोला, उसके बाद ज्यादा बोला नहीं, राम ने बोला नहीं, राइट? गांधी ने करके दिखाया, ही फ्रीड अ कंट्री ऑफ बिलियन पीपल। तो एक नॉन वायलेंस को ही पॉलिटिसाइज्ड इट, और उसको एक पॉलिटिकल आर्म की तरह से यूज किया। सो देयर हैव बीन ग्रेट पीपल ऑल अराउंड अस, लेकिन गांधी ने दुकान नहीं चलाई अपनी, करेक्ट, राइट? ये नहीं, कोई एक आश्रम का नाम नहीं रख दिया कि गांधी पीस फाउंडेशन फॉर नॉन वायलेंस। बुद्धा ने भी वो नहीं किया। तो जो आदमी अपने इमेजिनेशन को सोसाइटी के एवोल्यूशन और वैल्यू एडिशन के लिए यूज करता है, मेरे लिए दैट गाय इज गॉड। इलॉन मस्क, एप्पल, स्टीव जॉब्स, ये लोग भी सब डिवाइन हैं। इन्होंने हमारी लाइफ चेंज की हैं। आइंस्टाइन इज ऑल्सो डिवाइन एंड ही इज गॉड लाइक, if not God, so is Newton, so is the person and the people who made vaccine. अभी मैंने वैक्सीन वॉर बनाई है, तो उसमें जो साइंटिस्ट हैं, जिन लोगों ने ये वैक्सीन बनाई, जिसके कारण आज हम और आप
ऐसे बिना मास्क के बात कर रहे हैं, डोंट यू थिंक दे आर लाइक गॉड्स? ऑफ कोर्स। राइट? तो ये सबसे पहले हमको ये इस तरह से सोचना पड़ेगा, जब मैं कह रहा था. नाउ लेट्स कम टू अनदर थिंग. आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर क्रिएटर्स. यू हैव रिटन अ बुक रिसेंटली. टेल मी अबाउट योर बुक बिफोर वी एंड. राइट, नो थैंक यू. एंड आपने जो बात बताई, इनफैक्ट इट इज़ अबाउट गेटिंग स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन क्रिटिकल, यू नो, टू गेट दैट क्रिटिकल थिंकिंग, टू एंश्योर दैट दे डोंट सी एवरीथिंग फ्रॉम वन लेंस. क्योंकि क्या होता है कि एवरीबडी सीज थिंग्स फ्रॉम वन लेंस ओनली. So the idea is to pick up 10 people who I have had the good fortune of meeting without sifarish, without any family background, any help or anybody writing. These people I have met, I have learnt from, and these are people who I have met enough number of times to vouch for, saying that these people are not necessarily how media portrays them. From कौन है 10 लोग ये? from Mohan Bhagwat to Rahul Gandhi. From You met Rahul Gandhi? अरे वाह. So from Sarsanga Chalak ji to Rahul, to from late Pranab Da to Subramaniam Swamy, from late General Rawat to Deepak Parekh, there is A.R. Rahman. So it's a multitude of 10 people. Superb. And the idea is that वो लोग से क्या सीख सकते हैं हम. And I feel that no man is perfect, but in every man there is some amount of something that one can learn. What is that something that one can learn, or what one should not learn? So the idea is that the younger people and people as a whole, that I am not right wing, I am not left wing, I am the India wing, and that these 10 Indians can teach you something. So that is essentially what the book is. Nothing but the truth. And it's going to come out on 2nd October. Superb. So I'm counting on you to be there. Definitely. Because you are one person who I have now gathered, I have read, I knew, and from our many conversations I knew this. But today on camera when I'm seeing this, I'm feeling even more special that you have spoken nothing but the truth. And that you are brutally honest. मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ. प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग जो है सुनना नहीं चाहते हैं. तो मगर मेरे पिछले जितने भी मेरे पॉडकास्ट इंटरव्यूज हैं, माय व्यूज हैव ऑलवेज बीन द सेम. ओके, एंड इफ आई क्वेश्चन गॉड डजंट मीन कि आई एम नॉट धार्मिक और आई डोंट अंडरस्टैंड धर्म. मैं जो कर रहा हूँ धर्म के लिए कर रहा हूँ. मेरी वैक्सीन वर्क जो है मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि यंग बच्चों को वायरोलॉजी के बारे में तो पता चले. मैं उसके बारे में आपको एक एक्चुअली प्रश्न पूछना चाहता था. दिस होल थिंग दैट इज देयर दैट यू आर मेकिंग ऑन vaccines, that is how we have fought the vaccines and how we've also supplied vaccines to 150 countries, because that's something that as Indians we should be very proud about. I hope that you've covered. So this film is not about COVID, let me make it clear. Okay. कि COVID कैसे manage हुआ, frontline workers ने क्या किया, it's not about that. Not even one scene, one frame, nothing. Correct. This is a focused film. मेरी फिल्में बड़ी focused होती हैं. कश्मीर है तो only कश्मीर है. वो नक्सल से तो only नक्सल है. ताशकंद फाइल में शास्त्री के अलावा और कुछ नहीं. So it's a very focused film. Correct. It's about how Indian scientists made the vaccine. Okay? The world's first indigenous vaccine. Okay? The film is only about that. It's about a great achievement, right, of scientists. बाकी जो है वो सब diplomatic और political achievements हैं. Correct. So its film has nothing to do with politics. It has nothing to do with religion. But yes, why it is called war? The reason it's called war, क्योंकि जो medical R&D है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है. इस दुनिया में अगर आप तुम देखो तो डिफेंस R&D और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा लॉबीज, दीज आर द 2 मोस्ट पावरफुल लॉबीज इन द वर्ल्ड. करेक्ट. तो मेडिकल R&D में बड़ा इलीटिस्ट क्लब है वो. तो उसमें वैक्सीन के मामले में इंडिया हमेशा से पीछे, एक शेड्यूल कास्ट की तरह से लास्ट, जैसे इंडिया में नहीं होता था कि अलग कर दो इनको आउटकास्ट, वैसा रहा है. पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड की फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है. इंडिजिनस वैक्सीन मतलब बाकी जो है वो 4-5 जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, चाइना से 4-5 लोग मिलकर बनाते थे, बड़े द बिग ब्रदर्स. छोटी कंट्रीज उन पर डिपेंड करती थी, उनके पेटेंट की रॉयल्टी देती थी, राइट, एंड दे वर मेकिंग प्रॉफिट. फर्स्ट टाइम इंडिया मेड अ वैक्सीन विच इज आवर ओन वैक्सीन. एंड दिस इट्स नॉट ओनली कोविड वैक्सीन की बात नहीं है. वी नाउ हैव बिकम अ बिग प्लेयर इन द मेडिकल R&D लॉबी. ओके, आज नहीं, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि उनको क्या बेनिफिट इसका मिलने वाला है. तो इंडिया opened up that market, and because of making of this vaccine there are so many ancillary industries
have opened. और वॉर इसलिए है क्योंकि सारी लॉबीज इसके अगेंस्ट थी. They didn't want Indian vaccine project to succeed. They were sabotaging it. अब कैसे sabotage कर रही थी, कैसे वो war हो रहा था, that's what the film is all about. How lovely. How lovely. So yours also is in a way is nothing but the truth. You are exposing what has happened in the medical world and Yeah. No. And this is a film which celebrates Indian scientists and especially Indian women scientists. So it's very, I mean, this तुम्हारी आंखें गीली हो जाएंगी देख के फिल्म को, out of pride for your mothers and sisters. Most of your work is such that automatically one gets inspired in one form or the other. But like you said that now you are a Buddha in a traffic jam and I have always been a Buddha in a traffic. I hope कोई कहता है भगवान से कुछ मांगो, मैं कहता हूँ एक ही चीज मांगता हूँ, keep me confused all the times, keep me in transition phase. I never want to reach a place जहाँ मैं कहूँ ये मैं जानता हूँ. so you want to always be in the traffic jam, not just a Buddha, which is a good thing. Which is बुद्धा तो हम सब हैं. Correct. But to realize your Buddha while you are in a traffic jam, I think that is a bliss. No, and I think the person who says that they are only Buddha and not in a traffic jam is definitely not a Buddha, because if you are not in a traffic jam, then somehow you are lost. Buddha never said कि मुझे सब कुछ पता चल गया है. Correct. Right? Correct. Buddha never said that. He said कि इसी से बाहर निकलना है. So yes, he tried to get out of traffic jam. All of us are trying to get out of traffic jam, but we have to first understand that we are in a traffic jam. हम सब किसी जैम में हैं, पर उस जैम को रियलाइज करने के पहले कुछ नहीं होगा. I use this one line and perhaps my grandfather taught me this. He said, ऋषभ आप पुस्तक में कम उम्र का था तभी पुस्तक ज़्यादा नहीं पढ़ता था. So he said, you have conversations with people because a conversation with a great man is equal to reading 100 books. मैं इसको उल्टा बोल सकता हूँ. Right? Okay. You should. Conversations with great people will help you window shop. But conversations with not so great or not people with so much of knowledge will open your eyes. There's a difference. जो लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं वो तुम्हारी आंखें ज़्यादा खोल देंगे. तो पर your grandfather was also right. पर मैंने ये see, I love talking to people like you who are doing something new, something different and breaking old systems. So you've had a conversation with not so great people and we've had a conversation with a great person. But but it's been a pleasure talking to you. Great, wonderful, and I wish you all the best. Thank you so much. Thank you.